नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम प्रत्येक टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति के हैं और इन पर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है संविधान की प्रस्तावना, यानी जो संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना दी गई है उससे संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का सीधा सा अर्थ है और यह बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि एक और प्रश्न इससे मिलता जुलता बनता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो वह अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? B.R. अंबेडकर ने कहा था। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था और वैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वैसे तो संविधान निर्माताओं ने पूरे संविधान को बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया था, विशेष ध्यान दिया था। मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, निर्देशक तत्व भी महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर प्रस्तावना होगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यह प्रस्तावना भाग में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावना में पूरे संविधान के सार तत्व को हम देख सकते हैं। उसमें संविधान का क्या उद्देश्य होगा, संविधान किस लिए बनाया गया, इससे संबंधित सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर प्रस्तावना होगा। आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। तो आपने संविधान की प्रस्तावना का जो चैप्टर है उसे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमारे वीडियो लेक्चर में भी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो 40 लेक्चर हमने डिस्क्रिप्टिव किए हैं उसमें प्रस्तावना का जो लेक्चर है उस पर आप देख लीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को एक। तो इस तरह से वह पहली लाइन भारत के लोगों की बात करती है। इसका मतलब कि जो संप्रभुता है वह भारत के लोगों से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, हम भारत के लोग। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गणतंत्र और लोकतंत्र में ये दोनों सामान्य रूप से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन हो और गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य का शासन का अध्यक्ष हो, राज्य का प्रमुख हो, वह वंशानुगत न हो बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ हो। अब ऐसे दोनों में तो एक ही बातें लग रही हैं, पर उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, यानी जनता चुनाव कर वोट डालती है और सरकार को चुनती है, और गणतंत्र भी है क्योंकि यहाँ जो राष्ट्र का अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह वंशानुगत नहीं है। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ पर लोकतंत्र होता है, चुनाव होता है, लेकिन जो उसका शासन का प्रमुख है यानी अध्यक्ष है वह है ब्रिटिश क्राउन यानी राजा या रानी, और वो वंशानुगत होंगे। तो इसलिए भारत लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है, इसे समझिएगा। यह प्रस्तावना के चैप्टर में हमने इस पर चर्चा भी की है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती हैं, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। पांचवा प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह प्रस्तावना में ही दिया गया है। सेकुलर से संबंधित और कोई प्रावधान अलग से नहीं दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता 2 तरह की होती है। जैसे भारत में है सभी धर्मों का समान आदर, समान सम्मान, या फिर समान सभी धर्मों का पोषण। अगर सरकार किसी तरह का धार्मिक कार्यकलाप कर रही है तो वह सभी धर्मों, उसमें किसी धर्म के साथ असमानता नहीं बर्ताव करेगी। और यहाँ पर इसके विपरीत फ्रांस में क्या है?
वहाँ पर धर्म एक निजी विषय है और उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, अर्थात धार्मिक सभी धर्मों से समान दूरी का वहाँ पर सिद्धांत है। भारत में सभी धर्मों का समान सम्मान। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। तो फ्रांस में ऐसी व्यवस्था ऐसी नहीं है, इससे मिलती जुलती व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाना, यह भी धर्मनिरपेक्षता नहीं है। राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, यह इसकी विशेषता है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता यानी छठवां का उत्तर सी होगा। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो यह इसका मतलब हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है कि बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो 7वें का उत्तर होगा डी, यानी किसी निश्चित धर्म के का समर्थन नहीं करना, सभी धर्मों का समान आदर करना। 8वां प्रश्न है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा शासन जहाँ पर शासन यानी राज्य का प्रमुख जो है, राज्य का अध्यक्ष जो है वह वंशानुगत न हो। तो इसका उत्तर होगा डी। 9वां प्रश्न है, वे कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार में। यह संविधान संशोधन उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, यहाँ पर 2 की ही चर्चा की गई है। पहला शब्द है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है अखंडता शब्द। तो यह 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द हैं जो कि जोड़े गए थे। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और भी आगे की लाइन है, अभी हम इतनी ही बात कर रहे हैं। तो इसमें यह इसका सही उत्तर होगा सी। आप इसके पूरा पढ़ने के लिए इसे आप इसका जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उसे देख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब कि इसका जो शासक है वह वंशानुगत नहीं होगा। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सॉरी, इसका उत्तर होगा सी। 11वें का सी उत्तर होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। प्रभुत्व संपन्न शुरू से ही है। पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा एक शब्द है जो है लोक कल्याण की, उसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसका उत्तर डी यानी लोक कल्याण होगा। इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको राज्य के द्वारा पोषण प्रदान किया जाए, राज्य के द्वारा उनकी सहायता की जाए। तो इसका सही उत्तर होगा कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यानी 13 का उत्तर बी होगा। उसके बाद भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। इसका लिखित संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है। चारों में से सही उत्तर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यह वंशानुगत नहीं होता। तो इस तरह से यह प्रश्न अलग अलग तरह से आप देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न अलग अलग तरह से घुमा फिरा करके एक ही बात पूछी जा रही है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, तब गणराज्य। तो इस तरह से जो 15वां प्रश्न है उसका उत्तर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी यहाँ पर तो लोकतांत्रिक शब्द नहीं है, जनवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किंतु सही शब्द जो हिंदी वर्जन है संविधान का उसमें यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसका सही उत्तर होगा 15 का डी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या होता है
यह है कि प्रत्येक धर्मों का समान आदर किया जाए। जनता का जो धर्म का मामला है वह उनका निजी मामला है, उसमें राज्य किसी तरह हस्तक्षेप ना करे। तो 16वें प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। उनमें वो किसी भी धर्म को स्वीकार करें, इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी। 17वां प्रश्न, एक धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, सही। उसके बाद से 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह गलत है। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह सही है। और यह मूल प्रस्तावना में था, यह गलत है। यानी 1 और 3 इसके सही आंसर हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। 1 और 3 इसके सही आंसर होंगे, सही उत्तर बी होगा। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? अब प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये पूरी प्रस्तावना के अंतिम में बात क्या आती है कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अर्थात भारत के लोग ही इस संविधान को लागू करने की शक्ति हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 19वां, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक न्याय, अर्थात व्यक्तियों का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है, तो समाजवाद के माध्यम से यहाँ पर सही उत्तर तो इसका होगा कि आर्थिक असमानता को कम करना। तो उसके कई सारे उपाय हैं, राष्ट्रीयकरण भी उसका उपाय ही है एक। तो इस तरह से इसका सही उत्तर तो होगा कि आर्थिक असमानता को कम करना, किंतु यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सामाजिक न्याय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा उस उत्तर के नज़दीक है। तो 19वां का उत्तर होगा सी, सामाजिक न्याय। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या है, पहले हम बता दें। जो राज्यों के लिए विषय बांटे गए हैं, केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सरकारों के लिए राज्य सूची, और ऐसी कुछ एक ऐसी सूची है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों विधियां बना सकते हैं उनमें दिए हुए विषयों पर, उसे समवर्ती सूची कहा गया है। तो ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान में थी, इसलिए इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? यह प्रस्तावना को कहा गया, हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद से 22वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता यानी संप्रभुता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। हम भारत के लोग का मतलब ये है कि जो भी संविधान लागू किया गया है वह भारत की जनता ने स्वयं ही स्वीकार किया है, यानी शक्ति का स्रोत जनता है। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ता? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो भी बातें दी गई हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा की गई तो उसमें बंधुत्व की बात है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। अमेरिकी क्रांति से भी स्वतंत्रता और समानता की बात ली गई है। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति से समाजवाद की बात ली गई है। लेकिन चीनी क्रांति जो कि 1912 दिया हुआ है, यह गलत है। यह 1949 में चीन की जो क्रांति हुई, तो इसलिए इससे प्रभावित भारत की संविधान की प्रस्तावना नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, यानी चीन की क्रांति। 24वां प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन सही आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है और समाजवादी भी है, किंतु जो क्रम है वह अलग अलग है सब में, इसलिए आपको क्रम से इसे व्यवस्थित करना होगा। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यानी इसका उत्तर होगा डी। इसके बाद से 25वां प्रश्न पर आते हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं, वह मुख्य रूप से जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वह इसी बात की चर्चा करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, उस पर क्या कौन कौन से सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और संविधान किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो यह प्रस्तावना से हमें पता चलता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया?
तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को तो जोड़ा गया था, समाजवादी को भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो नहीं, यह गलत है। उसके बाद से 27वां प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो यह गलत है। 1950 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। बी ऑप्शन है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, एकदम सही है। उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, ये भी गलत है। और उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं ही नहीं, यह भी गलत है। तो 27वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी 1976 में संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान के 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया था? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक और गणतंत्र को अपनाया गया है, यानी शासन का अध्यक्ष जो होगा वह जनता द्वारा चुना होगा और जनता की सरकार भी होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? वही प्रश्न है कि किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात जो कही गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसमें अधिकारों की बात की गई है प्रस्तावना में, तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है, इन तीनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है, यानी 29वां का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से सभी। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान मूल कर्तव्यों में किया गया है। तो इस तरह से मूल कर्तव्य इसका उत्तर होगा। यह प्रस्तावना से अलग है, लेकिन यह भी प्रश्न इसमें दिया हुआ है। 32वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कौन कौन से ऐसी बातें हैं? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन्हें बाद में कहाँ चर्चा की गई, मुख्य प्रश्न यह है। तो वास्तव में उनकी आगे चर्चा अलग अलग जगह की गई। नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी वो बातें मिल जाती हैं, मूल कर्तव्यों में भी वो बातें मिल जाती हैं, और मूल अधिकारों में भी वो बातें मिल जाती हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा सी। अब कैसे मिल जाती है हम बता देते हैं। मूल अधिकारों में तो स्वतंत्रता और समानता की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक, आर्थिक समानता और न्याय की बात की गई है। और मूल कर्तव्यों में एकता, अखंडता बनाए रखना, देश की सम्मान करना, उसका इस तरह की बातें मूल कर्तव्यों में कही गई। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा 32 का सी। 33वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पूर्णतः लागू किया गया है वह शामिल किया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रभावित है। 34वां प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं? तो पहला है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोतों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। दूसरा है संविधान शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका मतलब है प्रस्तावना में यह बात तो है कि शासन किस लिए किया जाएगा, न्याय की प्राप्ति, राजनीतिक समानता की प्राप्ति, इस तरह की बातें। फिर संविधान को लागू करने की तिथि वह भी 26 नवंबर है, वह भी प्रस्तावना में दी हुई है। और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने की तिथि यह भी दी हुई है। तो इस तरह से क्या स्पष्ट नहीं होता है? वह संविधान के स्रोत को स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर 34 का वैसे तो ए होगा, किंतु ये जो लागू करने की तिथि की बात है, संविधान को लागू करने की तिथि, वह अलग है। वह है 26 जनवरी 1950, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि है
26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 दोनों में अंतर है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब कभी लागू करने की बात होगी तो वह 26 जनवरी है, और जब कभी आत्मार्पित अधिनियमित करने की बात है तो वह 26 नवंबर है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात करता है संविधान। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसकी बात भी करता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात भी करता है। प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात नहीं की कि वह संविधान के दूसरे भाग में है। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो हिंदी वर्जन जो है उसका, उसमें भारत का नाम है, और जो अंग्रेजी है उसमें इंडिया है, यानी 36वां का सी उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो वैसे तो इसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें पहली लाइन जो प्रस्तावना की है वह यह कहता है कि हम भारत के लोग इसे स्वीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भारत के जनता की बात सही होगी। संविधान सभा ने इसे बनाया जरूर है, लेकिन इसका स्रोत जनता को, भारत के लोगों को माना है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? वह भारत की जनता में निहित है, प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। इसे कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत आत्मार्पित किया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? वह 26 नवंबर 1949 की डेट है, उसी दिन तैयार हुआ पूरा, और उसके बाद से उसके कुछ प्रावधान लागू हो गए, कुछ बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। क्यों लागू किए हमने पिछले चैप्टर में बताया है, पिछले लेक्चर में, क्योंकि उस दिन 1930 से ही हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, तो उस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 नवंबर को यह लागू किया, 26 जनवरी को लागू किया। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? यह है 26 नवंबर 1949 की तिथि। 41वां का सी। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? उसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 की तिथि। हम 42वें प्रश्न पर चलते हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 है। लागू करने की तिथि अलग है और अधिनियमित आत्मार्पित करने की तिथि अलग है। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? यह बना 1950 में। भारत के संविधान की उद्देशिका को कितने बार संशोधन किया गया है? इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी हुई है, और प्रस्तावना के नीचे एक भाग छूट गया है, उस पर डॉट डॉट है, उसे आपको भरना है। वह है कि अपनी संविधान सभा में आज, फिर डॉट डॉट है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यानी यहाँ पर तारीख लिखनी है, तो वह तारीख है 26 नवंबर 1949 की तारीख, जिस दिन इसे भारत की संविधान सभा ने अपनाया था, 26 नवंबर 1949। 47वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की बात नहीं करती? कौन सा एक चीज़ इसमें है चारों ऑप्शन में? तो सामाजिक न्याय की बात तो की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, लेकिन पूजा पाठ की स्वतंत्रता की बात है, लेकिन पूजा पाठ की वह धर्मनिरपेक्षता में ही निहित है, किंतु पूजा पाठ की समानता की बात नहीं है, इसलिए 47वां का उत्तर होगा डी, यानी पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी शब्द तो बाद में जोड़ा गया, यह भी सम्मिलित नहीं था। पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया, अखंडता भी बाद में जोड़ा गया, गणराज्य पहले से था, तो इस तरह से 1, 2 और 3 यह शब्द सम्मिलित नहीं थे। 49वें प्रश्न पर आते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो यह तो सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही बात है, क्योंकि इसके आधार पर न्याय की मांग नहीं की जा सकती। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, क्योंकि संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 76 में।
और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। वास्तव में इसके आधार पर न्याय मांगा ही नहीं जा सकता, न्याय इसे अदालत में नहीं लागू करवाने के लिए प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द यह नहीं कर सकता। तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ पर है? यह है बी। 50वें प्रश्न पर आते हैं। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र। ठीक, आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 52वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? यही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, न्याय नहीं जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था और राजनीतिक नहीं जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 54वां का सी यानी समाजवाद। 55वां प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यह केवल प्रस्तावना में ही चर्चा है। इसकी प्रस्तावना इस बात की घोषणा करता है धर्मनिरपेक्ष की, और कहीं पर चर्चा नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। यह इसका उत्तर होगा 56 का डी। यहाँ पर क्रम आपको देखना है, बाकी बातें सब में एक ही हैं, बस क्रम अलग अलग है। तो 56वां का डी होगा समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे आते हैं। 57वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत है भारत के लोग, क्योंकि पहली ही लाइन है हम भारत के लोग, भारत को एक। तो इस तरह से हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। अब देख रहे हैं कि अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे गए हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न उठते हैं उन पर हमने चर्चा की। आप इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।